Yes, students, Assalamu alaikum. I hope that you are all fine. Once again, welcome back to my Hope channel, the Hope 786. Students, आज दोबारा से हम आगाज़ कर रहे हैं अपने जो चैनल की दोबारा जो है हमारी वीडियोस का। इसमें मास्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो हिस्ट्री के लेक्चर हैं रोमांटिसिज्म पे, आप उनमें से हम बात करेंगे रोमांटिसिज्म पे। बेसिकली इन दीज डेज़ जो MA पार्ट 2 की क्लास है वो चल रही है और हम रोमांटिक पोइट पढ़ रहे हैं जिसमें विलियम ब्लेक है और सो मैनी अदर पोइट्स एज वेल। सो इसलिए मैं स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर जो है वो बना रहा हूँ रोमांटिसिज्म पे। रोमांटिसिज्म विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1798 to 1837 just after the French Revolution. And 1798 is also very important, you know, in 1798 the lyrical ballads were completed. Lyrical ballads were complete, you know, were started from 1796 to 1798. दो मेजर पोइट्स थे, विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरे S.T. कॉलरिज, जिन्होंने मिलकर अपना वर्क जो है कंप्लीट किया था लिरिकल बैलेट्स का, जिसके अंदर टिंटन एबे था, फिर लूट था, सम अदर पोइम्स थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। और इसके साथ ही जो राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर है, एक लॉन्ग पोइम है S.T. कॉलरिज की, वो था, और डिफरेंट अदर पोइम्स एज वेल थी। तो रोमांटिक इरा का जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट्स, रोमांटिक इरा इज़ नॉट जस्ट people consider that as a romance, it is romance for nature। चूँकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी हो गया था और लोगों के अंदर से इमोशंस ख़त्म हो गए थे, फीलिंग्स ख़त्म हो गई थी, तो उस वक्त के पोइट्स ने, नॉवलिस्ट ने, प्रोज राइटर जितने भी थे राइटर्स, उन्होंने सोचा कि हम लोगों के अंदर किस तरह फीलिंग्स को वापस ला सकते हैं, किस तरह जो है हम जो उनके इमोशंस हैं उनको दोबारा जो है वो राइज कर सकते हैं। सो एक रीज़न तो ये है। दूसरी है जी जो मैंने यहाँ पे भी लिखी है, रोमांटिक एज हैज़ कम जस्ट आफ्टर बिकॉज ऑफ द एज ऑफ रीज़न एंड एज ऑफ एनलाइटमेंट। इस वजह से, एज ऑफ रीज़न की वजह से लोग जो है वो लॉजिकल हो गए थे, रीजंस प्रेजेंट कर रहे थे, तो इस वजह से जो है वो इनका स्टार्ट हुआ था। तो स्टूडेंट्स, एक तो ये रीजंस हैं जो मैंने आपको बताई, फिर नेचर, रिटर्न टू नेचर, नेचर की तरफ वापस जाना था। जो ग्रेवयार्ड पोइट्स थे, लेक्स पोइट्स थे, जो जिसको हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, तो वो किस तरह लोगों के अंदर जो है वो फीलिंग्स वापस लेके आए, इमोशंस वापस लेके आए। and romanticism highly influenced by the ideas of French Revolution। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो उस वक़्त जो इंग्लैंड के अंदर स्टूडेंट्स था वो जॉर्ज थर्ड था जो किंग था उस वक़्त, और उसके नाक के नीचे अमेरिका जो है वो आज़ाद हो गया था, अमेरिकन इंडिपेंडेंस आ गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। लुई 16 वाज द किंग ऑफ फ्रांस एंड जॉर्ज थर्ड वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो इसके साथ फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 19th सेंचुरी के आगाज़ में हो गई थी, इसलिए जो है वो ये एज बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। तो हम सॉरी स्टूडेंट्स, जो है वो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए बताने लगा हूँ चूँकि रोमांटिक एज की हम बात कर रहे हैं, तो रोमांटिसिज्म पे हम बात करते हैं, डायरेक्ट पोइट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं और सिर्फ उन्हीं पे बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आपको पता होगा तो आप जो है वो अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर जितने जो स्टूडेंट्स हैं जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जानना चाहते हैं, PPSC की तैयारी करते हैं लेक्चरशिप के लिए, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट यूरोपियन वॉर की। England and France engaged in war at the end of 18th century. The enmity continued till 1815 तक जो है वो चलता रहा। At the end there was the extinguishing of the French Republic, rise and fall of the power of Napoleon and restoration of the Bourbon dynasty. That's how the French Revolution came to an end। इस तरह जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इख्तिताम हुआ। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। देयर वर मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जी पोल्यूशन थी, ऑब्वियसली जब इंडस्ट्री आती है तो पोल्यूशन भी आती है। ठीक है, डीह्यूमनाइजेशन भी होती है, जिस तरह मैंने लिखा हुआ डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर्स, मटीरियलाइजेशन, मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं लोग। चाइल्ड लेबर को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड जिस तरह तो अब्यूज़ किया हुआ था। तो चाइल्ड लेबर पे स्टूडेंट्स जिस तरह चिमनी स्वीपर, लिटिल ब्लैक बॉय,
विलियम ब्लेक ने बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है। तो राइटर्स स्टार्टेड पॉइंटेड आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। It was important for human beings to concept of nature to keep their humanity intact। कि ह्यूमन्स बींग्स को जो ये इस वक्त के जो राइटर्स थे वो इंटैक्ट रखना चाहते थे नेचर के साथ, ठीक है। जो नेचर के साथ इनका राब्ता ख़त्म हो गया था, मुनक़ता हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो उनको दोबारा इंटैक्ट करना चाहते थे। सोशल कंडीशंस की अगर बात करें स्टूडेंट्स हम, तो एंड ऑफ द लॉन्ग वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस रिजल्टेड इन लो वेजेस। जिस तरह मैंने पहले भी एग्जांपल इसकी दी थी कि लो वेजेस, हैवी टैक्सेशन या हैवी टैक्सेस एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं कि हम टैक्स दे दे के जो है वो पागल हो गए हैं और हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। और फिर जो है वो लो वेजेस हैं, लो वेजेस पे काम करवाए जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि हर पढ़ा लिखा हर तबका जो है वो बहुत परेशान है। सेम इज़ द सिचुएशन वॉज देयर, उस वक्त भी यही सिचुएशन। द मैसेकर ऑफ पेट्रियोलो एंड रियॉट्स आवर द रिफॉर्म बिल ऑफ 1832 रिजल्टेड इन क्योस। और जब वो बिल हुआ तो उस वक्त रिज़ल्ट उनका, जब वो कोलैप्स कर गया और रिज़ल्ट उसका जो है वो क्योस की शक्ल में चला गया। तो स्टूडेंट्स इसके आगे क्या हुआ, किस तरह पोइट्स फिर आए और उन्होंने क्या क्या काम किया, अभी हम वो भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे रोमांटिक की राह पे, रोमांटिसिज्म पे, तो आइए इसके जो लिटरेरी फीचर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लिटरेरी फीचर्स थे और इसमें जो राइटर्स थे स्टूडेंट्स, उनकी जो लैंग्वेज थी, देयर लैंग्वेज वर सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज दे वर यूज्ड। एंड रोमांटिक पोइट्स रोट फॉर कॉमन पीपल्स, दे रोट फॉर द कॉमनर्स के लिए लिखते थे, कॉमन पीपल के लिए लिखते थे, एज वी हैव सीन व्हेन वी टॉक अबाउट विलियम ब्लेक एज वेल। और दूसरा इसका जो है जी, फीलिंग्स एंड इमोशंस गेन द सेंटर स्टेज। इनका जो मैंने पहले भी बताया कि जो मेन पर्पस था, एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो सिर्फ फीलिंग्स एंड इमोशंस जो लोगों के चले गए थे वो वापस लाना थे। तो इसके अंदर क्या किया, द रोमांटिक एज वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द लॉजिक एंड रैशनलिज्म ऑफ एनलाइटमेंट एज, कि लॉजिक और रैशनलिज्म जो है वो उसके अगेंस्ट जो वो कर रहे थे। थर्ड पे जो है एम्फेसिस ऑन नेचर, दे टोटली एम्फेसिस ऑन नेचर, उन्होंने नेचर पे जो है एम्फेसिस किया और सारा जोर उनका उसी पे था। द रोमांटिक एज पोइट्स आइडलाइज रूरल लाइफ, they like rural life, they like pastoral age, they believe that nature was a place of spiritual truth and beauty, as we have seen in John Keats poetry Truth and Beauty, ठीक है, how much he emphasized on nature and beauty as well. Number 4 पे है imagination was celebrated, you can find supernatural elements in poems and novels of romantic age, ठीक है। Coleridge coined the term willing suspension of disbelief so that readers can enjoy reading of supernatural elements in literature. Supernatural element, as we have seen in her poem as well, The Rime of an Ancient Mariner, William Wordsworth, William Blake तो जो है वो सारा विजन्स पे और मिस्टिक पोइट था, विजन्स पे और इमेजिनेशंस पे ही जो है वो काम करता था। तो इसमें जो इमेजिनेशंस थी स्टूडेंट्स वो वापस आ गई सारी, ठीक है। इसके बाद जो है इसकी जो नंबर 5 पे है, फ्री वर्स गेन पॉपुलैरिटी। फ्री वर्स वॉज यूज फॉर फ्री फ्लो वर्ड्स, इसमें जो फ्लावरी लैंग्वेज है वो इतनी यूज़ नहीं की गई, दे यूज सिंपल लैंग्वेज एज वेल। द रोमांटिक एज पोइट्स रिजेक्टेड स्ट्रिक्ट पोइटिक मीटर्स सच एज हीरोइक कपलेट को नहीं लिखते, फ्री वर्स में लिखते थे सारे। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं, वी मूव ऑन द टू जनरेशन मीन्स हेयर टू टाइप्स ऑफ राइटर्स एज वेल, ठीक है। रोमांटिक एज में जिन राइटर्स ने लिखा तो वो कौन कौन थे उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। और फर्स्ट जो पोर्शन है उसका, उसमें जो ग्रेवयार्ड पोइट्स हैं विच वर 3 एंड लेक पोइट्स हैं। ग्रेवयार्ड पोइट्स कौन होते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्रेवयार्ड पोइट्स को, कि ग्रेवयार्ड पोइट्स की जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, द ग्रेवयार्ड पोइट्स आल्सो टर्म्ड एज चर्चयार्ड पोइट वर अ नंबर ऑफ प्री रोमांटिक पोइट्स होते थे ऑफ द 18th century, characterized by the gloomy meditations on morality, skulls and coffins, epitaphs and worms, elicited by the presence of the graveyard. और इसमें कौन कौन थे, सर फेरिस, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स एंड वाल्टर स्कॉट।
स्टूडेंट यहाँ पे हम एक और चीज़ जो है वो ये भी देखेंगे कि डिस्कस करने से पहले कि इसमें जो रॉबर्ट बर्न्स था, आई थिंक सो साउथी था, ये बर्न्स था, वो जो है वो पोइट लॉरिएट भी था। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ 38 ईयर्स ओल्ड, 38 ईयर्स तक जो है वो विलियम पोइट लॉरिएट रहा, जिसको जो है वो बाद में जो टेंसन ने आके उसको कॉइन किया, तोड़ा। तो इस वक्त फिर स्टूडेंट्स इसके बाद लेक पोइट्स आ गए। अब लेक पोइट्स स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, दे लिव्ड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड में वो रहते होते थे, जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ था, जिस तरह उसकी डैफोडिल्स है या और बहुत सारी इसकी पॉम्स हैं, प्रिलूड है उसका, टेंटन एबे है, तो वो लेक के करीब रहते, नेचर के बेसिकली ये करीब रहते थे। एस.टी. कॉलरिज है और तीसरा नाम इसमें रॉबर्ट साउथी का है, ठीक है। ये 3 पोइट्स जो लेक पोइट्स थे। फिर इसमें हमने सेकंड जनरेशन जब आई, सेकंड जनरेशन में हमने देखा जेन ऑस्टन है जो नॉवलिस्ट थी, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शैले है, और पी.बी. शैले की जो वाइफ है मैरी शैले, फ्रैंकनस्टाइन के लिए बड़ी फेमस है, और इसने गॉथिक लिटरेचर लिखा, ठीक है, साइंस फिक्शन था। और जॉन कीट्स वाज द ओनली पोइट्स हु टचेस ऑल द सेंसेस ऑफ अ ह्यूमन बींग्स। और बायरन, शैले एंड कीट्स, they were when they were pretty young they died as well, ठीक है, due to certain reasons. John Keats was at 25 years old and Lord Byron was 29 and P.B. Shelley was only 28 years old. Then the three were thrice were very famous and thrice were very beautiful, और इन्होंने बड़ी खूबसूरत लिखी। बायरन और शैले जो थे वो तो डायरेक्ट विलियम वर्ड्सवर्थ को जो क्रिटिसाइज़ करते थे और डायरेक्ट उसको चैलेंज भी करते थे, इतने खूबसूरत ये पोइट्स थे। और कीट्स के बारे में ये कहा जाता है कि कीट्स जो है स्टूडेंट्स ये एक इस तरह का पोइट्स था कि अगर इसकी एज शेक्सपियर की जितनी होती तो शेक्सपियर की जगह इसका नाम होता, इतनी ज़्यादा इसका वर्क लिखा गया। जिस तरह विलियम हैज़लिट है, चार्ल्स लैम्स हैं। विलियम हैज़लिट जो है वो ऑलवेज फेमस फॉर क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर, उसका क्रिटिसिज्म शेक्सपियर पे जितना भी है बहुत फेमस है, प्रोज राइटर भी थे। चार्ल्स लैम्प जो है इसका जो है इसको डिस्कस किया गया है रोमांटिक एज में। तो स्टूडेंट्स इन टुडे लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड रोमांटिक एरा, रोमांटिक एज एज वेल। सो आई होप दैट यू पीपल were really enjoyed my lectures today. If you have any question at the end of this lecture, you people would ask me in the comment box and I will give you योर आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे या एज ऑफ इनलाइटनमेंट पे बात करेंगे या विक्टोरियन एज पे बात करेंगे, क्योंकि अभी पीछे से सारी हम आहिस्ता आहिस्ता करते आएंगे। पार्ट 1 में रेनेसांस की भी बात चल रही है, तो मे भी रेनेसांस को हम स्टार्ट करें। सो स्टूडेंट्स यहीं पे मैं लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।